जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 मई को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे यूपी बजट भाषण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। वैसे यह बजट 42 से 44 पेज का है, लेकिन पूरा बजट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वैसे हम देखें अगर भाषण को इस तरीके से देखते हैं तो वित्त मंत्री द्वारा आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष इस तरीके से शुरू होता है। इसमें हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है। इसमें हमारा देखेंगे देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। ये जो है हमारे लिए प्रश्न बन सकता है। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो इसमें से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की जीडीपी का योगदान कितना है, तो 8% से अधिक है। 2021-22 में प्रदेश की सकल राज्य घरेलू जीएसडीपी जिसे कहते हैं कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 16.8% वृद्धि हुई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई है। तो इसमें से हम देख सकते हैं आपको 3 प्रश्न हमारा बन सकता है। भारत के संदर्भ में 8% से अधिक है। 21 और 22 में 16.8% है। 23-24 में जो अनुमानित जीडीपी है जीएसडीपी है वो 19% रखी गई है। अभी हम देख लेते हैं बेरोजगारी के आंकड़े। तो बेरोजगारी के आंकड़े जो है 2017 से पहले बेरोजगारी दर जो है 14.4% थी। आज यह घटकर 4.2% हो गई है। यह प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसको देख सकते हैं। अगर वैसे हम देखें पूरे भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो है हरियाणा में है। सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर उड़ीसा में है। आप लोग जानते हैं यूपी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसके लिए कई जो है कंपनियों ने भाग लिया था, जिसको आप देख सकते हैं 10 से 12 फरवरी के बीच के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इसमें अगर देखें तो कौन भाग लिया था? प्रतिनिधिमंडल के 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए हैं। उनके व्यापारिक समुदाय, प्रवेश, निवेश और रोड शो किए गए हैं, जिनमें से अगर हम देखना चाहें कौन कौन से देश आए थे तो अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 8 प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया। तो आप यूपीपीसीएस में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कौन कौन से देश शामिल थे। तो इस लिस्ट को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें कितने निवेशकों ने भाग लिया है, तो 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया है। यह समिट जो है 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए इस समिट में, जिसमें अगर हम देखते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि जो भी ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए किस क्षेत्र में कितना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 16% है, इलेक्ट्रॉनिक में 12% है, औद्योगिक पार्क में 11% है, शिक्षा के क्षेत्र में 9% है, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में 9% है। और ये हम देखते हैं G20 में जो है G20 सम्मेलन में मेजबानी कर रहा है, भारत के लिए गौरव का विषय है, जैसा कि बजट में बताया गया है। और 200 से अधिक बैठकें हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में G20 की बैठक हुई है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 की बैठकें जो है 11 बैठकें होंगी, इन जिलों में होंगी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ये आप लोग को सामान्य तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु उद्योग स्थापना या स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो पीएफएमएस एक पोर्टल होता है जिससे ऑनलाइन पैसे जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आगे हम देखते हैं दुग्ध उत्पादन और गन्ना चीनी उत्पादन एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन
पहला हो गया दुग्ध उत्पादन, दूसरा गन्ना, चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और कृषि निवेशकों पर अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला प्रथम डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का प्रथम प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। कोरोना से बचाव के लिए इतनी डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आप देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कोरोना वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य था, तो उत्तर प्रदेश था। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न सीधे पूछा जाएगा कि भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत किस प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में कौशल नीति को लागू करने वाला प्रथम देश, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आप ये बहुत ध्यान से देखेंगे जिसमें प्रथम स्थान है। किसानों के लिए सरकार द्वारा जो है लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को 2017 में जो है 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया, जो 2012 से 17 की अवधि में किए गए कुल गन्ना भुगतान के 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रुपए से अधिक है। गन्ना उत्पादकता में ये वृद्धि हुई है। आप वृद्धि इसको देख लीजिए, फैक्ट के लेवल पे पूछा जाएगा। गन्ना उत्पादकता में हेक्टेयर से वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुंटल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि गन्ना उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2015 में गेहूं की जो खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था, इसको हम देख सकते हैं 3 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें जो है 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है खरीफ में। देख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं, फैक्ट पूछे जाएंगे उतना। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन आपको ये PFMS पोर्टल बता दिए हैं जिससे किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का जो है किया गया है डीबीटी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कि डार्क जोन, जहाँ अधिक जल की खपत वाले क्षेत्र हैं या जहाँ जल की उपलब्धता न्यूनतम स्तर पर चली गई है, उन क्षेत्रों में निजी नलकूप कनेक्शन देने पर जो प्रतिबंध है उसे हटा दिया गया है। आप लोग इसको देखेंगे, पूर्वांचल में 10 जोन निर्धारित किए गए हैं डार्क जोन में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1500 की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। ये पूछा जाएगा कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से लागू की गई है और कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है, तो 15,000 रुपये। इसको आप देख सकते हैं। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों को अनुदान के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों से संबंधित है, जिसमें निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान के लिए वर्तमान में 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं। ये अगर गर्भवती महिलाओं के संबंध में पूछा जाए तो इतनी योजनाएं लागू की गई हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों को टीका लगाया गया है। मिशन इंद्रधनुष, आप लोग जानते हैं कि जो टीका लगाया जाता है वो मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाया जाता है। प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कितने महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है, तो कानून और शांति व्यवस्था को देखते हुए आप लोग ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें जो भी अध्ययन रत्न छात्र हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। जो भी व्यावसायिक कोर्स में
इनरोल हैं उनको टैबलेट दिया जा रहा है। जो भी एकेडमिक कोर्स में इनरोल हैं उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है, जिसके लिए 36 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टार्टअप और नीति देखते हैं। कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यटन, इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में पीजीआई में लखनऊ, कानपुर, नोएडा शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में परिचालन का प्रारंभ किया जा चुका है। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये पूछा जा सकता है सीड फंड क्या है, तो सीड फंड आप लोग जानते रहेंगे। ये इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए सीड फंड की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेट फंड में 20 करोड़ प्रस्तावित हैं। ये पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 किससे संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के युवा उद्यमियों से संबंधित है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कोर्सेज स्किल्स के तहत जो है देखा जा सकता है। रोजगार को हम देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक का 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है मानव कार्य दिवस सृजन के रूप में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है, महिला स्वयं सहायता समूह से। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट वितरण के अंतर्गत 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट वितरण किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत क्या है, किससे संबंधित है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसमें जो है जो श्रमिक हैं उनको पैसा मुहैया कराया जाता है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 17,559 इकाइयाँ स्थापित करते हुए 1,96,000 से अधिक लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक के 4,837 इकाइयाँ स्थापित करते हुए 88,800 लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योग के भत्तों के साथ प्रशिक्षण दिए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अगर पूछा जाएगा तो ये अप्रेंटिसशिप युवाओं के से संबंधित है। नए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग में इतनी भर्तियाँ की जा चुकी हैं, आप लोग जानते हैं। माध्यमिक एवं ये आप लोग देख चुके हैं, ये पूछा नहीं जाएगा वैसे एग्जाम में। असामाजिक सुरक्षा में देख लेते हैं। वृद्धा किसान पेंशन योजना, दिव्यांग किसान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जितना दिया गया है। श्रमिक कल्याण से संबंधित अगर देखते हैं, मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए दिया जाएगा। आंशिक रूप से विकलांगता की दृष्टि, आंशिक रूप से दिव्यांगता या विकलांगता में 4 लाख, और आंशिक रूप से जो भी दिव्यांगता मतलब होगी, अस्थायी दिव्यांगता में 4 लाख है, अस्थायी दिव्यांगता में 3 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 6,65,977 लाभार्थियों को पंजीकरण किया जा चुका है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 रुपये पर मंथ 60 वर्ष तक दिए जाएंगे। प्रदेश में 5,221 रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया है, जिसमें से 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत योजना में जो है 5 लाख रुपए, आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जा सकेगा फ्री में। बीमा योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है। अनाथ बच्चों तथा मजदूर के बच्चों के लिए योजना लाई गई है। औद्योगिक क्लस्टर होता है इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ से औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा जाता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इन एक्सप्रेसवे पर ये बनाए जा रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 594 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित लागत 36,230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पे है। अगला देख सकते हैं 2023-24 के बजट में झांसी लिंक परियोजना एक्सप्रेसवे, चित्रकूट एक्सप्रेसवे की नई परियोजना प्रारंभिक चरण हेतु इतने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना ऐसी परियोजना होती है जिसमें रक्षा क्षेत्र से विदेशों की निर्भरता को कम किया जा सके। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 100 एकड़ भूमि में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना नोएडा के सेक्टर नंबर 21 में की जा रही है, जिसके मालिक रमोजी रावा हैं। वर्तमान सरकार अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनसामान्य से यातायात सुविधा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय मार्गों, जिसमें 1024 किलोमीटर और 87 सड़कों में 75 सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का किया जा रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं 2022 में वर्ष 2016 की अपेक्षा आलोच्य अवधि में डकैती में 80.31%, 31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, गृह भेदन में 5.59%, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% व फिरौती अपहरण में 43.18% की कमी आई है। ये आप कमी देख सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया एंटी पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें किसी भी भूमाफिया के खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करनी है, उसके बाद उसका निस्तारण किया जाता है। इस वेबसाइट के लिए इस वेबसाइट पे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। एंटी भूमाफिया पोर्टल में शिकायत करने पर IPC की धारा 142 तथा NSA तथा गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। और साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रदेश में समस्त थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। परिक्षेत्र मुख्यालयों में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद या मृत पुलिसकर्मियों के उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी केंद्रीय अर्धसैन्य एवं अन्य अर्धसैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए 73 शहीद या मृत कर्मियों के आश्रितों को 17,96,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय में अनावासीय भवनों के आदि की व्यवस्था के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट में 7 क्षेत्रों में 7 जिलों में लाया गया है। इसका आप लिस्ट देख सकते हैं, पूछा जाएगा स्पष्ट रूप से। चिकित्सा के क्षेत्र में देख सकते हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लाया गया था वो 7 वर्षों के, इसका लक्ष्य 7 वर्ष तक के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत 1655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें स्थापना की गई हेल्थ लैब की स्थापना की गई। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल तथा हेल्थ इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना की गई है। इमरजेंसी ऑपरेशन एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना की गई। अधिकारियों के लिए इतना दिया गया है 1547 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालन संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु जो है 320 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाता है। किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में ये व्यवस्था लागू होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरणों हेतु क्रय के लिए इतने रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा शिक्षा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के अंतर्गत 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, मतलब अर्थात 48 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। 14 जिलों में निर्माणाधीन है और 16 जनपदों में स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। आप देख सकते हैं एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 45 जिलों में हुआ है। 14 जिलों में जो है 14 जिलों में निर्माणाधीन है और 16 जिलों में जो है पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2,491 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में जो है सीट की अगर बात करें तो इस तरीके से सीट देख सकते हैं। और राजकीय और पैरा मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब उत्तर प्रदेश में 17 से बढ़कर 19 हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 287 से बढ़कर 351 हो गई है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकीय पैरा मेडिकल कॉलेज की संख्या। टर्सरी चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ किए जाने के क्रम में SGPI लखनऊ को 558 बेड की इमरजेंसी मेडिसिन या ओरिजिनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की गई। ये पूछा जा सकता है इमरजेंसी मेडिसिन या ओरिजिनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। इसके अलावा SPGI में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज राजकीय मेडिकल कॉलेज है मेरठ प्रयागराज KGMU लखनऊ में डायबिटीज रेटिनोपैथी की स्थापना की गई है। KGMU में की गई है, मेरठ इलाहाबाद लखनऊ वही लखनऊ KGMU। खाद्य एवं औषधि प्रशासन देखते हैं। 14 मंडलीय कार्यालयों में प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण के लिए मशीनों और उपकरणों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्थापना और इसमें देखते हैं अब प्रदेश में औद्योगिक विकास के वातावरण के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 4 और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर 2 औद्योगिक कॉरिडोर बनाया गया है। औद्योगिक निर्माण या संकुशल निर्माण कर लिया गया है, जिसमें 4 सकुशल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 2 सकुशल बनाया जाने का प्रस्ताव बुंदेलखंड पर 2 प्रस्तावित हैं। व्यवसाय सुगमता में उत्तर प्रदेश की सेकंड रैंकिंग है। भारत में व्यवसाय की सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। सेकंड रैंक मिल गई है उत्तर प्रदेश को। सफलता के पश्चात राज्यों के अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित होना इसका एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना हेतु व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन EMSME नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत MSME इकाइयों को प्रथम बार 400 करोड़ रुपए की पूंजी उत्पादन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त नीति के अंतर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाएगा, जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा। प्रदेश में ODOP में हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 2022-23 के बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना जो है किससे संबंधित है? राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण से संबंधित है। इसको हम एक बार ऊपर देख चुके हैं इसके पहले। राज्य राजमार्गों की चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए नए मार्गों हेतु 2,588 करोड़
80 लाख रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य जिला मार्गों में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए नए कार्यों हेतु 2538 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थों के मार्गों हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुमानित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण नवनिर्माण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई के क्षेत्र में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.3 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 188.40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है। इसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। प्रदेश में नहरों की लंबाई जो है 75,090 किलोमीटर नहर प्रणाली है और 34,316 राजकीय नलकूपों, 29 पंप नहरों, 252 लघु डाल नहरों और जलाशय देख सकते हैं। मध्य गंगा परियोजना का जो द्वितीय चरण है, कचनौदा बांध के अवशेषण कार्यों की परियोजना, शाहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से इतने हेक्टेयर पर 1.62 लाख हेक्टेयर पर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। विगत वर्षों में लगभग 7,226 किलोमीटर लंबाई की नहर पटरियों को गड्ढा मुक्त एवं नवीनीकरण किया गया है। राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों से संबंधित 8 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए लगभग 1,17,435 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 83,055 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों में डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों को पुनर्निर्माण परियोजना को आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 56,90,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापना का लक्ष्य है। LTIFS योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये पूछा जा सकता है। जल निकास बोर्ड नाबार्ड की पोषित परियोजनाओं हेतु 2023-24 में 330 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1,619 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नमामि गंगे जलापूर्ति परियोजना, आगे देखते हैं नागरिक उड्डयन या वायुयान से संबंधित हमारी सरकार के कार्यकाल में वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और 8 गंतव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है। जिसमें एयरपोर्ट अगर हम देखते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 है, जिसमें तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। जिसमें पहला है जेवर नोएडा में, दूसरा अयोध्या बाईपास के पास निर्माणाधीन है। ये देख लीजिए, क्रियाशील हैं। 5 शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट रनवेज की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 किए जाने के निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 हैं। घरेलू या डोमेस्टिक जो है 16, कुल मिला के 21 हैं। ऊर्जा में देखते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर परियोजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। ये पूछा जाएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है, तो इसमें यही कथन दिया जाएगा कि 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है 50 रुपये की। कृषि कार्यों हेतु समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11 kV कृषि और गैर कृषि ग्रामीण फीडरों की पृथकीकरण योजना के अंतर्गत लक्ष्य 2,227 नग फीडरों की पृथकीकरण पूर्ण
कर लिया गया है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजना यथा घाटमपुर ओबरासी तापीय उत्पादन परियोजना है, घाटमपुर ओबरासी जवाहरपुर। इसका आगे देखते हैं। जवाहरपुर तापी परियोजना जो है 2x660 मेगावाट, ओबरासी में 1x660 मेगावाट पानी की परियोजना 2023 से 24 तक पूरी होगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना चलाई जा रही है, जो जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से चलाई जा रही है। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए। इस तरीके से देख सकते हैं कि बजट में इतना कुछ इम्पोर्टेंट था। वैसे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी जटिल है ये। हम इसको जल्द ही पॉइंट वाइज लेके आएंगे वीडियो को। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।